नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन रविवार है, तदनुसार 14 सितंबर 2025। आप सबको ज्ञात है कि 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। अतः जीवित पुत्र का व्रत, जिसे कि जूतिया व्रत के नाम से भी मान्यता प्राप्त है, जिसमें पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य के कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आप सबको हिंदी दिवस की असंख्य शुभकामनाएं, जीवित पुत्र का व्रत की भी असंख्य शुभकामनाएं। आज की चर्चा 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो एड्रेस के ही क्रम में आगे की चर्चा है। उस चर्चा का कुछ क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। वस्तुतः स्वामी जी ने नारी सम्मान रखने के लिए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा था। मेरे मुख से गलतीवश ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका रखा। उन्होंने नारी सम्मान का पूरा ध्यान दिया था और अपने संबोधन में उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा था। तो उस त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ तथा आप लोगों को सही जानकारी देने के लिए मैंने सोचा कि इस बात को मैं अपनी अगली चर्चा में जरूर इसका समावेश कर लूँगा। तो इस संशोधन के साथ स्वामी जी का जो योगदान है उसके बारे में उस दिन मैंने थोड़ी चर्चा की थी कि लगभग उसी समय, उसी कालांतर में, उसी कालखंड में गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने अगस्त 1893 में की थी। तो दोनों कालखंड लगभग 15-20 दिन के अंतराल में ही थे। और भारत के इतिहास में अगर हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कोई कॉन्सेप्ट स्वीकार करें तो 1893 की बड़ी भूमिका थी। इसी संदर्भ में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में अगर हम एक तिकड़ी को देखते हैं तो महर्षि अरबिंदो को उसमें शामिल कर सकते हैं। हालांकि सब लोग अपना अलग अलग ढंग से कार्य कर रहे थे, लेकिन लोगों का जो चिंतन की जो दिशा थी वो लगभग एक थी कि भारत में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करके लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की जागृति पैदा करना। 1893 से 1902 के कालखंड में स्वामी विवेकानंद जी ने अनेकों प्रयास किए। उनके प्रयास के कुछ ऐसे साक्षी स्थल है जहाँ पे मुझे जानने का मौका मिला। उसमें से लोहागढ़ के पास में एक मायावती आश्रम स्थित है जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। और स्वामी जी ने वहाँ पे एक आश्रम की स्थापना की और उनका उद्देश्य था कि भारत में 1000 गुरुकुल, जैसे कि अंग्रेजों के और क्रिश्चियनों मिशनरियों के कॉन्वेंट स्कूल बने हैं यूरोप में और भारत में भी, तो चाहते थे कि हमारी पुरानी प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल की स्थापना की जाए और देश में 1000 गुरुकुल की व्यवस्था की जाए। अगर उनका जीवन काल कुछ और लंबा रहा होता तो शायद वो उसको साक्षात रूप जरूर दे देते, लेकिन वो आश्रम अब वहाँ पे प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का केंद्र बिंदु बन गया रामकृष्ण मिशन के लिए। बाद में वो प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग वाला कार्य भी अब कलकत्ता चला गया, लेकिन वहाँ पे बहुत उच्च कोटि के संत और विचारक वहाँ पर रहते हैं तथा वहाँ अस्पताल इत्यादि का कार्य भी होता है जहाँ पर लोग जाके अपनी सेवाएं देते हैं। वो बड़ा ही सुंदर हिमालय की वादियों में स्थित है और उस जगह पे जाने का मेरे को सौभाग्य मिला। वहाँ की लाइब्रेरी बड़ी रिच थी। वहाँ वो भवन में कुछ एक कमरा भी देखा जहाँ पे जाके स्वामी जी रहे कुछ दिन, और उनका आखिरी समय था। वो घोड़े पे चढ़ के किसी तरह से आए थे और जाड़े के समय में थे।
फिर वहाँ से लौटे और उसके बाद फिर वो दिवंगत ही हो गए थे। लेकिन उनके जो शिष्य, जिन लोगों ने आश्रम बनाने में मदद की थी, वो आकर के अपना जीवन काल वहाँ पे पूरा दिए और आश्रम को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी ऊंचाइयों पे पहुँचाया। तो स्वामी जी का इतना प्रभाव था कि लोग यूरोप से भी आकर के भारत में अपना पैसा खर्च करके उस आश्रम की स्थापना किए थे। और उनका अगर कॉन्सेप्ट अगर लागू हो गया होता और भारत में 1000 गुरुकुल उस तरह के बन गए होते, तो आज भारत की शिक्षा पद्धति और भारत का जो सनातन धर्म और भारत की जो प्राच्य विद्या थी, वो अपने उत्थान पे होती। उस समय के जो तमाम हमारे क्रांतिकारी थे, उनके यहाँ जब अंग्रेज लोग रेड डालते थे, छापा डालते थे, तो सबके पास, क्रांतिकारियों के पास स्वामी विवेकानंद जी के लिटरेचर जरूर मिलते थे। तो यानी एक तरह की मूक क्रांति जरूर हो गई थी कि उन्होंने पूरे जनमानस को झकझोर कर दिया था। स्वामी जी के इस भूमिका के लिए हम उनको प्रणाम करते हैं और निरंतर इस बात की उनकी प्रशंसा होगी कि उन्होंने भारत की आज़ादी में इस तरह से अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। अंग्रेजों की जब शिक्षा पद्धति की बात होती है कि उन्होंने भारत में सिस्टमेटिक ढंग से हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट किया था, इसके बारे में 1835 में लॉर्ड मैकाले की एक शिक्षा नीति आई थी और लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में बोला था कि भारतीयों को जो आज इनकी शिक्षा पद्धति है उससे इनको विरक्त कर देना है और इनको अंग्रेजी दांव बनाना है। ये वेशभूषा में, रहने सहने में और आचरण में बिल्कुल हमारे जैसे हो जाए, अंग्रेजों के जैसे हो जाए, तो यहाँ पे हमें अनंत काल तक राज्य करने में सुविधा होगी। और लॉर्ड मैकाले पूरे उस समय के भारत में घुमाए और उसने देखा कि यहाँ तो बहुत ईमानदारी है, लोगों में बड़ी जागरूकता है, तो यानी कि इनकी शिक्षा पद्धति की जड़ ही तोड़ दी जाए। आज मैकाले की शिक्षा पद्धति 1835 शिक्षा पद्धति आज भारत में 190 साल बाद भी कमोवेश जिंदा है। आज भी हम आंग्ल भाषा में ही सारा कार्यक्रम करते हैं और आज हिंदी दिवस पे इसकी चर्चा करना और जरूरी हो गया है कि 1949 में हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और उसको बाद में लागू भी कर दिया गया था 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या हम वास्तव में हिंदी को उसका उचित स्थान दे पाते हैं? इस संदर्भ में फादर कामिल बुल्के, जो कि अंग्रेज थे और उन्होंने रामचरितमानस पे बड़ा काम किया था, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी तो नौकरानी है और हिंदी तो महारानी है। लेकिन हम क्या हिंदी को महारानी का दर्जा दे पाए? ये हमारे लिए एक चिंतन का विषय है। अभी बहुत प्रयास हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी को उचित स्थान दिलाने के बहुत प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी वो प्रयास अपने उच्च स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। अतः हमें अनंत ढंग से लगे रहना होगा। स्वामी विवेकानंद जी की जब मैं चर्चा कर रहा था कि उन्होंने एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डाली थी, तो इस चिंतन पे जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1893 से 1902 का जो कालखंड था, उसमें स्वामी जी ने पूरे देश में अनेकों यात्राएं की और लोगों को जागरूक करने का अनंत प्रयास किया और उनका एक ही उद्देश्य था कि सनातन हिंदू धर्म के प्रति लोगों में आस्था पैदा की जाए। मैंने अपने पिछली चर्चा में भी कई बार कहा है कि भारत के इतिहास में अगर कोई जागृति का पीरियड होगा तो उसमें 3 महापुरुषों की जरूर भूमिका मानी जाएगी। एक तो शंकराचार्य जी का, जो कि 8वीं शताब्दी में हुए थे और उन्होंने अथक प्रयास करके इस देश को बौद्ध होने से बचाया और सनातन हिंदू धर्म की स्थापना की एक तरह से। बाद में मुगल काल के जब अकबर दिन इलाही धर्म चला करके पूरा
सनातन हिंदू धर्म को समाप्त ही करना चाहता था। तो उन्होंने रामलीला की स्थापना की, अखाड़ों की स्थापना की और रामचरितमानस का अवधि में रचना करके लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। और तीसरे 18वीं 19वीं शताब्दी के अंतकाल के समय स्वामी विवेकानंद ने और भी लोगों ने प्रयास किए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वो आज वो विश्वविद्यालय अपनी ऊंचाइयों और गौरव को छू रहा है। तो उस समय में उस विश्वविद्यालय को भिक्षा मांग करके उन्होंने जो बनाया वो भी एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक उदाहरण था। रानी अहिल्याबाई को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो कि औरंगजेब ने तोड़ दिया था और शिवलिंग कुएं में पड़े हुए थे। तो उनको स्वप्न में दर्शन आया और उन्होंने शिव जी को वहाँ से निकाल करके स्थापित करके प्रेजेंट स्थिति में जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, उसको स्थापना का श्रेय रानी अहिल्याबाई को जाता है। और सिख राजा रणजीत सिंह ने जब अफगान विजय किया था, काबुल विजय किया था, तो वहाँ से जो सोना लूटा था उससे ला करके विश्वनाथ मंदिर के 2 डोमों का उन्होंने स्वर्ण मन से जटित कराया था। स्वर्ण जटित उनके 2 डोम थे, बनाए थे और पूरा स्वर्ण मंदिर को उन्होंने, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जो मंदिर है उसको उन्होंने सोने की पतरी चढ़वाया था। तो हमारे ये जो सांस्कृतिक जागरण का है श्रेय इन सभी को जाता है। उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी हैं, उसमें अरविंदो घोष भी हैं, उसमें स्वामी विवेकानंद भी हैं, उसमें रानी अहिल्याबाई भी हैं, उसमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी हैं और अन्य लोग भी हैं जिनका छिटपुट प्रयास होता रहा। तब जाके भारत में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव पड़ी और जो कि बाद में प्रखर राष्ट्रवाद के रूप में उन्मुख हुई। हमें अभी हिंदी का स्थान लाना बाकी है और हिंदी धीरे धीरे अपने स्थिति को प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि इसमें हिंदी सिनेमा बॉलीवुड ने भी बड़ा अच्छा किया, इसको क्रिकेट की कमेंट्री ने भी बड़ा एनरिच किया और पूरे भारत में, आज के भारत में इसका प्रचार और प्रसार सुचारू रूप से चल रहा है। मुझे भी कुछ सौभाग्य मिला कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्यकाल में हिंदी में कुछ कार्य करूं, तो मैंने उसमें अपनी भूमिका तलाश करके उसको उचित ढंग से अंजाम दिया। आगे की जब हम चर्चा करते हैं तो भारत में जो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि शास्त्र और शस्त्र ये 2 चीजें होती हैं जिससे एक राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। शस्त्र से सीमाओं पे और शास्त्र से हमारे समाज को एक दिशा निर्देश प्राप्त होता है। जैसे रामायण में क्या लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, महाभारत में वेद व्यास जी ने क्या लिखा है, हमारे 18 पुराण में क्या लिखा है, हमारे 4 वेदों में क्या लिखा है, हमारे 108 उपनिषदों में क्या लिखा है और महाभारत से उपजी हुई गीता में क्या लिखा है, उसका अगर सार हम अपने छात्रों को और अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो हम एक बहुत बड़े दोषी करार दिए जाएंगे। और आज वो समय आ गया है कि हमें उनसे वो चीज़ें निकाल करके करिकुलम में, शिक्षा के माध्यम में डालनी होगी। हमें बड़ा दुख है कि हमने आज़ाद भारत में भी अभी ज्योतिष को, आयुर्वेद को उसका उचित स्थान नहीं दिया। तमाम प्राच्य विद्याएं सुसुप्तावस्था में पड़ी हैं, अब धीरे धीरे उनके बारे में लोगों को पता चल रहा है। हमारे यहाँ एक से एक आयुर्वेद के, चिकित्सा के, केरला मसाज के और एक से एक चीज़ें। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जब इब्राहिम खिलजी के लोगों ने जलाया तो कई वर्षों तक वो पुस्तकें जलती रह गईं। हमारी पुस्तकें ह्वेनसांग गधी पे लाद के चीन ले गया था, तो हमारे यहाँ ज्ञान का प्रतिम भंडार था। नालंदा के विश्वविद्यालय में उस जमाने में पूरे विश्व से आए हुए 10,000 छात्र पढ़ा करते थे। तो हमारा शिक्षा का जो स्तर था, उधर तक्षशिला जो कि आज पाकिस्तान में है, वहाँ पे भी एक विश्वविद्यालय था और चाणक्य वहाँ अर्थशास्त्र के
पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, ज्ञाता थे, जिन्होंने कि आकर के मौर्य साम्राज्य की स्थापना में बड़ा योगदान दिया था। तो जो इतिहास हमारा इतना गौरवशाली रहा है, तो इसके पीछे थी हमारी परंपराएं, हमारी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति जो कि बड़ी समृद्ध थी। कालांतर में वो विलुप्त हो गई और हमने बताया कि हमारे यहाँ आक्रांताओं का राज रहा, और जब हमारा संस्कृत विलुप्त हुई तो संस्कृत के ही समानांतर उसमें बौद्ध धर्म का भी उद्भव हुआ था। तो लोग पाली में अपनी रचनाएं करते थे, बौद्ध धर्म के सारे जो ग्रंथ हैं वो पाली में मिलते थे, हमारे ग्रंथ जो संस्कृत में हुए थे। बाद में धीरे धीरे ये लुप्त हुए तो प्राकृत आई और धीरे धीरे फिर अनेक भाषाएं होने लगी। तो फिर मुगल काल में वही राजभाषा फारसी बन गई और ब्रिटिश काल में वही राजभाषा अंग्रेजी बन गई और 1947 के बाद वही राजभाषा हिंदी बन गई। यानी जब जिसका राज रहा तो उसकी भाषा राजभाषा बनती रही। ये तो इतिहास का नियम ही है कि जिसका राजा होता है उसी की वेशभूषा होती है, उसी की भाषा होती है, उसी का चिंतन चलता है। तो अंग्रेजों ने लगभग आधे विश्व से ज़्यादा पर राज किया, तो उन्होंने अंग्रेजी को ही प्रमुखता दी। तो अंग्रेजी आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली संपर्क भाषा हो गई। लेकिन आप सबको विदित होना चाहिए कि बाकी सब देश भी, जैसे चाइना है, रसिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये अपनी भाषा में ही सब कार्य करते हैं। वहाँ अंग्रेजी का कोई प्रभुत्व नहीं है। तो हमें अंग्रेजी को उतना ही जानना है, उतना ही महत्व देना है कि एक संपर्क भाषा के रूप में है। हम अपना कार्य हिंदी में करें। बड़ा देख के अच्छा लगा कि अभी प्रधानमंत्री जी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब से चाइना में कोई शिष्टमंडल में वार्तालाप कर रहे थे, तो रशियन इंटरप्रेटर जो थी वो हिंदी में बात कर रही थी और बाद में उसको रशियन में अनुवाद कर रही थी और हमारे प्रधानमंत्री और शिष्टमंडल से बात हो रही थी। यानी हिंदी का स्थान अब अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता जा रहा है। धीरे धीरे कालांतर में ये और आगे बढ़ेगा। तो हिंदी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा होता जा रहा है कि हमें इस बात को अब किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे हिंदी को कोई दोषी ठहरा सके। यहाँ तक कि हमारे देश के अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी के लिए बड़ा काम किया है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद ने की थी हिंदी में, जो कि गुजराती थे। महात्मा गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा, जो कि गुजराती थे। बाकी उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने बड़े नेता हुए थे, सभी लोगों ने हिंदी को ही उचित स्थान देने की बात की थी। हिंदी से उपजी उर्दू है। उर्दू का तो व्याकरण भी हिंदी का है, देवनागरी लिपि है, और केवल भाषा में फारसी का इस्तेमाल हो गया है। तो व्याकरण तो इधर है, लिपि तो उन लोगों ने फिर वही फारसी लिपि लगा ली, लेकिन उनका व्याकरण हिंदी वाला ही है। तो अगर देखा जाए तो हिंदी की एक बोली के रूप में उर्दू जन्मी, बाद में एक भाषा के रूप में उसका प्रचार प्रसार हुआ। हमें उर्दू से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उर्दू हमारे भारत की भाषा थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेट हुई और आज यह पाकिस्तान की राजभाषा बनी है। तो हमारा उर्दू से कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल स्वीकार होती है। तमाम इंडो आर्यन लैंग्वेज जो हैं सब संस्कृत से ही निकली हुई भाषाएं हैं। जैसे कि उधर तक मराठी से लेके, गुजराती से लेके, असमिया से लेके, उड़िया से लेके, बंगला से लेके, और इधर पंजाबी से, इधर गुजराती से, सब इंडो आर्यन लैंग्वेज है, सब संस्कृत से ही निकली हुई हैं। तो इनमें आपस में बड़ा साम्य है। वस्तुतः दक्षिण भारत की भाषाएं, जो कि तमिल भाषा, द्रविड़ियन भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें तमिल भाषा मेन भाषा है, वो भाषा भी बहुत कुछ जो है बोलचाल में और संस्कृत के शब्दों का वहाँ भी प्रयाग, मलयालम में, कन्नड़ में संस्कृत के शब्दों का वहाँ भी प्रभाव है। यानी हमारे सारी भारतीय भाषाओं की मातृभाषा संस्कृत ही है। तो अगर हम संस्कृत का प्रचार प्रसार ठीक से कर लें तो
तो आगे बढ़ने में बड़ी सावधानी के साथ अच्छा रहेगा। कालिदास का नाम संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में लिया जाता है। कहते हैं उपमा कालिदासस्य, यानी कालिदास की उपमा के बराबर कोई उपमा नहीं होती। इधर मुझे कालिदास जी के प्रति और सम्मान इसलिए बढ़ा है कि ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में मैंने उनके 2 ग्रंथ पूर्व कालामृत और उत्तर कालामृत पढ़ा, और मैं यह देख के दंग रह गया कि एक व्यक्ति को, जिसको मैं साहित्यिक व्यक्ति के रूप में जानता था, वो ज्योतिष के इतने बड़े ज्ञाता थे। और मैंने कुछ ज्योतिषों से बात की तो उन्होंने कहा ये ग्रंथ जो है ज्योतिष के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। तो आइए आज के दिन भगवान कृष्ण को याद करते हुए वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। मैथिली शरण गुप्त की रचना के साथ आज के इस कार्यक्रम को समापन करते हैं, और आप सबसे निवेदन है कि भारत की राजभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी के उत्थान में और प्रचार प्रसार में आप लोग अवश्य योगदान दें, और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण में तन मन धन से लग जाए। नमस्कार।